नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक और हाजिर हैं हम एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ में। हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी 9th क्लास ज्योग्राफी में चैप्टर 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप। और आज के अपने इस वीडियो में हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे वहीं से जहां से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और हम जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने अपनी कहानी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया था। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण की। हमने समझा था कि कैसे पेंजिया और पेंथालासा से लेके और वर्तमान समय का जो परिदृश्य है जिसमें सारे हमारे जो है वो सातों महाद्वीप बने और खासकर उसमें भारत का निर्माण कैसे हुआ वो हमने अब समझा था अच्छी तरह से। और हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड से निकल के अपने उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए और जो अंगारा लैंड या जो उत्तर की जो भूमि थी, लॉरेशिया की जो भूमि थी वहां से जाके टकराया और किस प्रकार से वो दक्षिण की बजाय जो दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा था वहां से निकल के वो उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा बन गया और एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा बन गया। हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार जो है वो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। और जब आप आगे 11th-12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे अगर, तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, महाद्वीपों का जो विस्तार सिद्धांत है ये क्या है, आप इसके बारे में डिटेल में आप वहाँ पे पढ़ेंगे। हमने अल्फ्रेड वेगनर का जिक्र भी किया था जिन्होंने इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। हमने समझा था कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से चीज़ें बदली और हिमालय का निर्माण हुआ, क्यों हिमालय एक वलित पर्वत कहा जाता है और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ और किस प्रकार से भारत में जो वर्तमान भौगोलिक परिदृश्य हम देखते हैं उसका निर्माण हुआ। हमने इसको अच्छी तरह से समझा था। अब हम मेन ये सब सारी चीज़ें तो जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं दी हुई थी। ये सब कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के लिए कि किस प्रकार से चीज़ें हुई ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। तो अब हम सीधे कंटेंट पे चलते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आपकी टेक्स्ट बुक जो में आपकी टेक्स्ट बुक के कंटेंट में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। अब देखिए, जब हम भारत का भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं तो किस प्रकार से भारत में को हम भौगोलिक रूप से बांट सकते हैं कि क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं हमारे भारत में पाई जाती हैं, हम उनको यहाँ पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे नोटिफाई भी किया कि भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है। 6 तरह के भौगोलिक स्वरूपों में बांटा जा सकता है। 6 तरीके की फिजिकल जो कंडीशंस हैं अलग अलग, वो भारत में हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हम देखते हैं इसमें। तो उत्तर में हम जानते हैं, उत्तर में हम देखते हैं एक विशाल पर्वत श्रृंखला हमारे देश के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। विशाल पर्वत श्रृंखला जिसको हम नाम देते हैं हिमालय, जिसको हम जानते हैं हिमालय के नाम से। तो एक विशाल पर्वत श्रृंखला उत्तर में हमारे सिर पे एक मुकुट की, हमारे देश में एक मुकुट के समान हमारे स्थित है वहाँ पे। और इस पूरी श्रृंखला के कारण हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियों पे बहुत असर पड़ता है। आप आगे अगली क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब भारत की हम जलवायु पढ़ते हैं, इसी आपकी 9th क्लास में भी आगे जलवायु चैप्टर जो होगा उसमें जब हम पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु को किस प्रकार से कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो हम देखेंगे कि हिमालय उनमें एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। हिमालय पर्वत के कारण उत्तरी ध्रुवों से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत तक नहीं पहुंच पाती और भारत के बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसके भारत इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी चूंकि उत्तरी ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाएं भारत तक नहीं पहुंच पाती हिमालय की वजह से, इसलिए भारत में एक अलग तरीके की जलवायु का निर्माण होता है। तो हिमालय का एक बहुत बड़ा रोल है भारत की जलवायु के निर्माण में भौगोलिक रूप स्वरूप से। हिमालय के बारे में डिटेल से हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हिमालय को हम जब पढ़ते हैं तो कितने कौन कौन से प्रकार हम हिमालय के देखते हैं, कितने हिस्सों में हम हिमालय को बांटते हैं, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ठीक नीचे हम देखते हैं, हिमालय के बाद इसके ठीक नीचे जब हम देखते हैं तो आता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान मतलब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदियों ने बीच के जो हिस्से को भरा और वहां पे एक बहुत बड़ा जो है वो उपजाऊ मैदान का निर्माण किया, वही उत्तर का मैदान है जो आप देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे मैं एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला इस समय तो ये सिर्फ इतनी ही दिखाई देती है, लेकिन अरावली बहुत पुराना पर्वत है और अरावली पर्वत का विस्तार पहले और आगे तक भी होता था। तो इस अरावली पर्वत से पूर्व में यहाँ से लेके और ये आप देखिए तो पूरा ब्रह्मपुत्रा की जो घाटी है एक तरीके से, तो ब्रह्मपुत्रा तक लेके ये पूरा जो विस्तार है, ये पूरा जो विस्तार है एक तरह से हिमालय के नीचे से लेके और ये पूरा हिस्सा, ये जो है वो उत्तर का मैदान कहलाता है। यही वो यहाँ पे नदियों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। आप हम डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नदियों की बहुत विशाल श्रृंखलाएं हैं, जिनके कारण इस पूरा भूभाग जो है ये बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पे अनेक प्रकार की जो फसलें हैं वो हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसी भूभाग के चलते हम खाद्यान्नों में हमारा भारत का एक अच्छा स्थान है। तो दूसरा भाग हमने उत्तरी मैदान पढ़ा। इसके बाद हमने देखा था कि भारत में एक जो पहले समय में यहाँ पे एक ज्वालामुखी विस्फोट के चलते दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, हमने पढ़ा था। तो वो क्या है, यहीं पे जो विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ये आप देख रहे हैं विंध्य की और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, इनके नीचे एक त्रिभुजाकार लगभग आकार में, एक लगभग त्रिभुजाकार आकार में ये जो है हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पे ये प्रायद्वीपी पठार है। प्रायद्वीपी क्यों? क्योंकि इसके तीनों तरफ समुद्र पाया जाता है, इसलिए इसको प्रायद्वीपी बोलते हैं। और ये पठारी भाग है तो ये पठार है, तो ये प्रायद्वीपी पठार का निर्माण हम हुआ है, इसको हम देखते हैं भौगोलिक रूप से। तो तीसरा हमने विभाजन देखा प्रायद्वीपी पठार का। चौथे विभाजन की हम बात करते हैं तो भारत का मरुस्थल है। तो आप देखते हैं कि अरावली पर्वत के, ये जो अरावली पर्वत है यहाँ पे, इसके पश्चिम में भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी काफी हिस्सा जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूभाग वो मरुस्थल है। हालांकि किसी आज से बहुत समय पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मरुस्थल नहीं था, यहाँ पर भी जो है हरी भरी हरियाली थी। लेकिन भौगोलिक परिवर्तन जो हुए, जो जलवायु परिवर्तन हुए, उनके चलते एक समय ऐसा आया कि अरावली पर्वत ने यहाँ पे जो है वो यहाँ का जो वर्षा का जो वितरण था उसको असामान्य किया, और जिसके चलते जो है वो ये पूरा भूभाग जो है ये वर्षा से वंचित हो गया और इस पूरे भूभाग में मरुस्थल का निर्माण हो गया, रेगिस्तान बन गया। तो ये हम पढ़ते हैं भारत का मरुस्थल। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं और मोटा मोटा उनका कैसे चीज़ें बनी। बाकी इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में भी डिटेल में दिया हुआ है, तो हम पढ़ेंगे भी आगे। तो चलिए अगले में बढ़ते हैं, वो है तटीय मैदान। तो अब हमने देख लिया एक हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का नहीं सॉरी उत्तरी मैदान, और उसके नीचे प्रायद्वीपी पठार, और उसके हमारे पश्चिम में भारतीय मरुस्थल। अब प्रायद्वीपी पठार जो है, इस प्रायद्वीपी पठार के दोनों तरफ, मतलब इसके पश्चिमी हिस्से में भी, पश्चिमी भाग में भी और पूर्वी भाग में भी, दोनों तरफ जो एक तटीय किनारा पाया जाता है, समुद्र तट पाया जाता है, यही तटीय मैदान है। ये तटीय मैदान हालांकि पूर्व में थोड़ा ज्यादा विस्तारित है, इसका विस्तार ज्यादा है, पश्चिम में थोड़ा कम है, लेकिन ये पाया दोनों तरफ जाता है। पश्चिम में चूंकि हमारा पश्चिमी घाट यहाँ पे है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती हैं, ये आप देख रहे हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के चलते यहाँ पे जो समुद्र तट है, मैदान है, तटीय मैदान, ये थोड़ा सकरा है। लेकिन पूर्व में यहाँ पे पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं, वो पर्वत श्रृंखलाएं बहुत ऊंची नहीं है, छोटी छोटी हैं, तो इनके चलते यहाँ पे जो है वो विस्तार थोड़ा सा बड़ा आप देख रहे होंगे। लेकिन दोनों तरफ ये तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो हम तटीय मैदान के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, इनको कितने हिस्सों में बांटा जाता है, इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। और अंत में हम देखते हैं तो द्वीप समूह। हमारे भारत की एक खासियत है, खूबसूरती है कि इतना सब सारी तरह की चीज़ें एक साथ हमें एक ही जगह पे देखने को मिलती हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास में पश्चिम में एक लक्षद्वीप और पूर्व में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दो हमारे द्वीप समूह भी हैं हमारे पास में, छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं। इसमें जो लक्षद्वीप है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, और जो अंडमान निकोबार के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इन द्वीप समूहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इनके बारे में हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप समझे कि हम भारत का जो है भौगोलिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटते हैं, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, फिर उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। एक एक करके अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पहले शुरुआत करते हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से। तो हम अब देखते हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखला को। तो यहां पे आप पूरा हिमालय देख रहे हैं
कि ये पूरा यहाँ से हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये पामीर का पठार है, और इस पामीर के पठार के नीचे से यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो ये पूरा जो हिस्सा है, ये जो जितना भी पूरा हिस्सा है, बल्कि यहां पर इसका विस्तार इधर भी है, ये पूरा हिस्सा हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है हमने पढ़ा ही था पहले कि किस प्रकार से जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट थी वो जब गोंडवाना लैंड से टूट के और ऊपर की तरफ बढ़ी, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ी, तो आगे आके ऊपर लॉरेशिया की प्लेट से जब टकराई तो टकराने पर वहां पे जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट थी वो नीचे की ओर धसी। हमने वहां पे एक चित्र के द्वारा समझा था, आपको याद होगा तो, कि ये जब प्लेट अपने उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ी और इधर यहाँ पे गोंडवाना लैंड की प्लेट थी, इससे जब ये टकराई तो ये प्लेट नीचे की ओर धसी और गोंडवाना जो लॉरेशिया की प्लेट थी ऊपर की ओर उठी, और इनके दोनों के इस तरह से टकराने से यहाँ पे वलय इस तरह से जो है फोल्ड्स का निर्माण हुआ, और यही इस तरह से ये फोल्ड्स ही जो है वो हिमालय पर्वत के तौर पे हम इनको समझते हैं। तो ये फोल्डेड माउंटेन है, ये वलित पर्वत है हिमालय, इसीलिए इसको हम कहते हैं। और ये बहुत युवा पर्वत है, इसका निर्माण बहुत बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं हुआ, इसको इसलिए हम युवा पर्वत कहते हैं। तो ये पूरा हिमालय है। अब जब हम हिमालय को पढ़ते हैं तो इस पूरे हिमालय को समझने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत विस्तृत है हिमालय, इस हिमालय में बहुत तरीके के अलग अलग तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, हर पर्वत श्रृंखला की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। तो उनको पढ़ने और समझने के लिए हम इनको कई भागों में बांट लेते हैं। पढ़ने के लिए इनको हम एक तो इनका वितरण हम उत्तर से दक्षिण के तौर पे देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण, और एक देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो दो तरह से हम इनका विभाजन देखते हैं। तो एक एक करके चलिए हम इनके विभाजन को समझते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं पहले उत्तर से दक्षिण का विभाजन, नॉर्थ टू साउथ, है ना, उत्तर से दक्षिण का विभाजन। तो इस विभाजन में हम देखते हैं कि टोटल मुख्य रूप से हम इनको तीन भागों में बांटते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, और तीसरा पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल। तो मुख्यतः जिसको हम हिमालय कहते हैं नॉर्मली, वो हिमालय यही हिमालय है जो मुख्य हिमालय है। इससे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पहले का हुआ है। पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर उसके बाद हिमालय बना। और अंतिम तौर पे देखा जाए तो जो शिवालिक हम पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में, शिवालिक का निर्माण हुआ, और उसी के साथ साथ पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल का निर्माण हुआ इसके साथ में ही। तो इस प्रकार से इनका ये क्रम है बनने का, जिस प्रकार से वो हमारी प्लेट्स अंदर धसती रही और उसी प्रकार से वलय बनते रहे, और ये ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वी हिमालय का निर्माण होता रहा। अब इनको हम मोटा मोटा देख लें। मैं अगर आपको बाइफर्केशन करके एक रफली वे में दिखाऊं तो आप देखिए, यहां से लेके हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में ये जो एरिया है, ये एरिया आपने जो देखा, ये ट्रांस हिमालय का एरिया है। ये ट्रांस हिमालय का एरिया है। और इसके नीचे यहीं से हम अगर शुरुआत करें तो ये इसके नीचे का ये पूरा हिमालय जितना भी है, और लगभग यहां तक का हिमालय, ये जो हिमालय है, ये हमारा, इसी को हम मुख्य हिमालय बोलते हैं। ये हमारा मुख्य हिमालय है। और इसके बाद में यहां पे ये जो हम हिमालय देखते हैं पूरा, ये हमारा ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल, ये इस प्रकार से है। तो हम इस तरह से उत्तर से दक्षिण में हम इसको इन तीन भागों में बांट लेते हैं। ऊपर ट्रांस हिमालय, बीच में हिमालय, और नीचे की तरफ यहां पे ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल जिसको हम कहते हैं। तो ये इनके तीन मुख्य भाग हैं। अब इसमें हम आपकी जो टेक्स्ट बुक में हम अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक में आपकी मेनली सिर्फ हिमालय के बारे में ही डिस्कस किया गया है।
हिमालय, और इसकी जो 3 हमने विभाजन देखे हैं, इन्हीं 3 विभाजनों के बारे में डिस्कस किया गया है। थोड़ा सा पूर्वी हिमालय के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ट्रांस हिमालय के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा कि ट्रांस हिमालय क्या है, इसका विस्तार कैसा है, कि क्या क्या खासियतें हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम चलिए पहले इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और मैं एक तो ये जो हमने अलग अलग रेंजेस जो यहाँ पे डिस्कस की हैं, इन रेंजेस को आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये रेंजेस किस प्रकार से हैं। आप नाम तो यहाँ से नोट कर ही सकते हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 तरीके की रेंजेस हम पाते हैं, पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। आपके मैप में भी, ये जो मैप है आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको 3 तरीके की ये तीनों रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। और इसके नीचे आपको हिमालय हम देखते हैं। हिमालय में हम महान हिमालय या ग्रेट हिमालय जिसको हम बोलते हैं, आंतरिक हिमालय, इनर हिमालय भी हम इसे ही बोलते हैं, और हिमाद्री भी हम इसे ही बोलते हैं। तो ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री। अब इसको इनर हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, है ना, परा या पार हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय है और ये इनर हिमालय है। तो ये ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री। फिर इसके नीचे हम इसको हिमाचल या लेसर हिमालय बोलते हैं। और तीसरी हमारी शिवालिक रेंज। ये 3 रेंजेस हम हिमालय में पाते हैं। जब हम ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं, पूर्वांचल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, और फिर नागा पहाड़ियाँ, और मणिपुर पहाड़ियाँ, और मिजो पहाड़ियाँ। ये 4 तरीके के हम डिवीजन्स जनरली यहाँ पर भी देखने को पाते हैं। तो ये मुख्य रूप से डिवीजन्स हैं। आइए हम इनको एक बार थोड़ा सा बड़े मैप में एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपको इस बड़े मैप में ये चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो अभी हम पहले आप यहाँ पे उत्तर से दक्षिण जो विभाजन देख रहे हैं, उसमें हम पहले अपना ट्रांस हिमालय रेंज को यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय रेंज में हमने देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं वो ट्रांस हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार पहले हम देखें तो ये आप देखेंगे लगभग ये जो विस्तार है, ये ट्रांस हिमालय का विस्तार है, और इसमें 3 रेंजेस हैं। तो 3 रेंजेस कौन कौन सी हैं, हमने नाम देखा था अभी। पहली रेंज है काराकोरम रेंज। तो ये जो आप देख रहे हैं अपने मैप पे, ये रेंज है काराकोरम रेंज। ये इंपॉर्टेंट काराकोरम रेंज है। इसके नीचे दूसरी रेंज हम यहाँ पे देखते हैं, लद्दाख रेंज है। ये लद्दाख रेंज है। और लद्दाख रेंज के नीचे हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जास्कर रेंज है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो ट्रांस हिमालय के अंदर हम देखते हैं। अब इसमें हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो काराकोरम की बात करें तो काराकोरम जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचे जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में यहाँ पे काराकोरम रेंज पाई जाती है। इस दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट केटू, या जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, वो इसी काराकोरम रेंज में पाई जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन भी है, काराकोरम रेंज में माउंट केटू। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, और एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो काराकोरम रेंज में आप देख रहे हैं यहाँ पे माउंट केटू है। तो ये माउंट केटू काराकोरम रेंज की भी और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके अलावा हम देखते हैं तो काराकोरम रेंज में हिडन और ब्रॉड नाम की और भी कई पर्वत चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। इसके अलावा काराकोरम रेंज जो है, इसमें कई इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं। आप देखिए कुछ के नाम तो यहीं लिखे हुए हैं। इससे एक अघिल पास है, यहाँ पे अघिल पास है, एक काराकोरम दर्रा है, एक काराकोरम पास है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हैं, जिसमें आप नाम देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर, आपने नाम जरूर सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया की का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वो इसी काराकोरम रेंज में पाया जाता है। इसके अलावा बाल्टोरो और हिस्पर नाम के ग्लेशियर हैं, और भी कई ग्लेशियर्स हैं जो इस काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। तो मैंने काराकोरम के बारे में आपको बताया। काराकोरम रेंज का जो विस्तार है, ये उत्तर में तो आप देखते हैं ये पामीर का पठार है। पामीर के पठार के नीचे से ही लगभग ये शुरू हो जाती है काराकोरम रेंज, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे श्योक नदी है। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये श्योक नदी है, और श्योक नदी के ऊपर पामीर के पठार से लेकर श्योक नदी के बीच में काराकोरम रेंज का विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट पीक्स माउंट केटू, हिडन और ब्रॉड। इंपॉर्टेंट जो पासेस हैं वो अघिल पास, काराकोरम पास। इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं वो सियाचिन, बाल्टोरो और हिस्पर। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं काराकोरम रेंज के। अब हम इसके नीचे दूसरी रेंज के बारे में बात करते हैं।
जो कि है लद्दाख। तो लद्दाख जो है वो काराकोरम के नीचे ये लद्दाख रेंज है, और हम जानते हैं कि लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। लद्दाख की राजधानी है लेह। और इस प्रकार से जो लद्दाख रेंज है ये उत्तर में तो श्योक नदी और नीच दक्षिण में सिंधु नदी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके बीच में लद्दाख रेंज का विस्तार है। और जो लद्दाख की राजधानी जो लेह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी जो है, वो सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। लद्दाख श्योक नदी के तट पर स्थित है, तो लद्दाख और लेह दो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वो इसी लद्दाख रेंज में पाए जाते हैं। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राकापोशी, ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इनके अलावा लानकला और खारदुंगला ये इंपॉर्टेंट पासेस है जो इस रेंज में पाए जाते हैं। खारदुंगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जो लद्दाख को काराकोरम से कनेक्ट करता है, तो ये यहाँ का इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है एक जो है। तो मैंने आपको लद्दाख के बारे में बताया, लद्दाख रेंज के बारे में, कि लद्दाख रेंज उत्तर में श्योक और दक्षिण में सिंधु नदी के बीच में स्थित है। इसकी इंपॉर्टेंट पर्वत चोटी राकापोशी है, और इंपॉर्टेंट पास खारदुंगला और लानकला वगैरह और भी हैं पासेस, यहाँ के इंपॉर्टेंट पासेस हैं। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वो इसी रेंज के बीच में पड़ता है। इसके बाद हम तीसरी रेंज के बारे में बात करते हैं, ट्रांस हिमालय की, जो कि है जास्कर रेंज। आप यहाँ पे देख रहे हैं जास्कर, ये जास्कर रेंज है। तो जास्कर रेंज तीसरी रेंज है ट्रांस हिमालय की, सबसे अंतिम रेंज है। और ये उत्तर में तो सिंधु नदी, यहाँ पे हमने देखा था ये सिंधु नदी है, और दक्षिण में यहाँ पे झेलम नदी बहती है, लगभग झेलम। और इधर की तरफ यहाँ पे एक नदी है जिसको हम बोलते हैं करनाली। तो करनाली नदी और सिंधु नदी, बेसिकली सिंधु और करनाली नदी के बीच में जास्कर रेंज हमें देखने को मिलती है। ये रेंज, इसके रेंज के बीच में, इस रेंज में मुख्य जो पासेस हमें मिलते हैं वो जोजिला और बुर्जिल पास देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जोजिला पास है, और बीच में यहाँ पे बुर्जिल पास देखने को मिलता है। इधर ये बारालाचा पास है, ये हमें जास्कर रेंजेस के ही पासेस हैं। इसके अलावा नंगा पर्वत यहाँ का इंपॉर्टेंट पर्वत है जो जास्कर रेंज में पाया जाता है। तो ये जास्कर रेंज के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पे देखी। तो इस तरह से ये ट्रांस हिमालय के बारे में हमने पढ़ा, ट्रांस हिमालय की तीनों रेंजेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब जब हम ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं तो उत्तर से दक्षिण विभाजन में, तो इसके नीचे हम देखते हैं कि यही नंगा पर्वत से ही लगभग हम विभाजन मान लेते हैं, और इसके नीचे से लेके और पूरा नंगा पर्वत से ही लेके और इसके नीचे शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं यहाँ से पूरा विस्तार पश्चिम से लेके पूर्व में आप मान के चलेंगे तो लगभग भूटान तक जो हम विस्तार मानते हैं, और उत्तर में पूरा इधर से हम ये कनेक्ट करते हैं लाके। तो ये जो पूरा विस्तार है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा विस्तार है ये हमारा हिमालय है। और इसके अलावा में, इस हिमालय के बाद में जो हम देखेंगे तो पूर्व में जो ये पूरा विस्तार देखने को मिलता है, ये हमारा पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय है। ये हमारा पूर्वी हिमालय है। तो इस तरह से हम इसको तीन भागों में बांट लेते हैं। हमने देखा, हमने तीन भागों में बांट लेते हैं। ये ऊपर जो है ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ये ट्रांस हिमालय हो गया। यहाँ पे हम देखा ये ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ये हिमालय, और उसके नीचे तीसरा यहाँ पे पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल। तो इस तरह से हम बांटे थे। तो यहाँ मैंने आपको इस जगह पे ही ट्रांस हिमालय के बारे में तो डिटेल में बता दिया, बाकी हिमालय और पूर्वी हिमालय के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका डिटेल में आपको डिस्कस किया ही गया है। अब इसके बाद हम इसका विभाजन उत्तर से दक्षिण तो हमने देख लिया, अब हम इसका विभाजन देखते हैं पश्चिम से पूर्व में। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो हम पश्चिम से पूर्व विभाजन को यहां पर देखते हैं। हमने जब उत्तर से दक्षिण की बात की थी तो हमने वहां पे जो हिमालय की जो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके जो बनने के तरीके हैं या उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके आधार पे उन्हें ट्रांस हिमालय, हिमालय और फिर पूर्वी हिमालय में बांटा। लेकिन जब हम पश्चिम से पूर्व का विभाजन देखते हैं तो इसका आधार जो है वो मुख्यतया प्रमुख नदियां हैं। हम प्रमुख नदियों के आधार पे इनको बांटते हैं, यानी दो इंपॉर्टेंट नदियों के बीच के हिस्से को हम एक नाम से फिर दूसरे नाम से, इस तरह से हम इनको बांटते हैं। तो देखिए हम इनको समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुई है पश्चिम से पूर्व विभाजन। तो पहला विभाजन जो है पंजाब हिमालय
कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय। ये बेसिकली एक साथ ही है, क्लब ही करके इसको माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता। तो इसको हम एक बार में ही देखेंगे। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो चार तरीके के मुख्य विभाजन हम पश्चिम से पूर्व में देखते हैं। तो आइए हम इसको मैप पे समझ लेते हैं। तो इस मैप में आपको बहुत अच्छी तरह से चीज समझ में आ रही होगी। हम देखते हैं कि इंडस रिवर, सिंधु नदी और सतलुज नदी, हालांकि सिंधु नदी यहां से नहीं बहती, सिंधु नदी लगभग इस तरह से जाके बहती है, ये बहती है पूरी। तो सिंधु और सतलुज और सिंधु के बीच का जो ये भूभाग है, इसको हम पहला विभाजन मानते हैं। जो हम उत्तर में इसको कश्मीर, हिमाचल, और यही जो विभाजन है वो थोड़ा पश्चिम में यहाँ पे पंजाब। तो ये तीनों विभाजन हम ये एक ही साथ में देखते हैं, पंजाब हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। तो ये हमारा सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम इस नाम से जानते हैं। इसके बाद सतलुज नदी और काली नदी, आप यहां पे देख रहे हैं काली नदी, जो इसके बीच का जो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। और काली रिवर के आगे और यहां तिस्ता रिवर तक, तिस्ता नदी तक यहां पे आप देखते हैं, तो ये जो विभाजन है इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, ये तीसरा विभाजन हो गया। और फिर तिस्ता रिवर से लेके और दिहांग नदी तक, तिस्ता रिवर से दिहांग नदी तक, ये यहाँ पे दिहांग रिवर लास्ट में बहती है, दिहांग जो बाद में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो दिहांग रिवर तक ये जो विभाजन है ये हम असम हिमालय के नाम से इसको हम चौथा विभाजन मानते हैं। तो मुख्यतः 4 विभाजन हमने देखे। पहला इन सिंधु और सतलुज नदी के बीच में, और इसको हम कश्मीर, हिमाचल और पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर सतलुज और काली के बीच में इसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। फिर काली और तिस्ता नदी के बीच में इसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। और फिर तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में जिसको हम असम हिमालय बोलते हैं। तो 4 रूपों में हम पश्चिम से पूर्व विभाजन करते हैं हिमालय का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आज भारत के मुख्य भौगोलिक विभाजन को समझा। भारत को 6 भागों में जो बांटा जाता है उनके बारे में देखा। फिर हमने उसमें से पहला विभाजन को डिटेल में समझने के लिए हमने हिमालय पे पहुंचे, तो हिमालय के बारे में हमने समझा। हिमालय के मुख्य विभाजन जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है उनके बारे में हमने डिटेल में समझा। उत्तर से दक्षिण विभाजन में हमने ट्रांस हिमालय को आज यहीं पे डिटेल में पढ़ लिया। इसके आगे अब हम अगले वीडियो में हिमालय, पूर्वी हिमालय और फिर उसके आगे के क्रम में जो भी चीजें हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम वीडियो को अपना यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और अगले वीडियो में हम कहानी को अपनी यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और आज हम अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको कंटेंट हमारा कैसा लगा, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका सुधार हम शामिल करें। कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो भी बताइएगा। वीडियो आपने देखा, आप देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ में शेयर करते रहें, आपके सामने लाते रहें। और मेरा प्रयास रहेगा कि समय से हम आपका पूरा जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो कवर कर लें। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। तो चलिए आज अपने वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, और मैं आपका दोस्त मयंक आपसे विदा लेता हूं, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।